आज हम इस वीडियो में 12th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। 1851 की बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पे, वो 1851 में जो सांची, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर आते हैं। और जो वहाँ पर आसपास जो भी स्तूपास थे, ये स्तूपा देखिए, जो कि सांची का जो फेमस स्तूपा है वो है। यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम आता है अपने साथियों के साथ, और यहाँ पर जो है एक्सकवेशंस करता है, खुदाई करता है। वो जो सबसे बड़ा जो ये सांची का स्तूप होता है, इसमें खुदाई करता है, इसके अंदर जाके, क्योंकि तब तक कोई एक्सकवेशंस वहाँ नहीं हुए थे। 1851 की ये बात है। वो वहाँ देखता है कि उसके अंदर उसे कुछ नहीं मिला। तो फिर वो जो आसपास के जो और माइनर जो स्तूपास थे, जैसे कि स्तूपा नंबर 3 है, अपने साथी के साथ उसमें एक्सकवेशंस करता है, खुदाई करता है। एक शाफ्ट डालता है उसमें, जैसे कि एक माउंट दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर वो जाता है, उसमें शाफ्ट डालता है। तो वो देखता है कि उसके अंदर उसे एक कास्केट, एक तरह से कुछ रेलिक्स, कुछ सामान मिलते हैं उसमें। उसमें वो देखता है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से उसके ऊपर कुछ लिख रखा था। वो तब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये जो कास्केट पर जो नेम लिख रखे हैं, वो और किसी के नहीं, वो बुद्धा के डिसाइपल्स के हैं, सारिपुत्ता और महामोगलाना। ये जो इवेंट हुआ, ये हिस्ट्री में एक मेजर इवेंट हुआ, जिसने बताया कि जो सांची के जो स्तूपाज हैं, वो कोई छोटी मोटी मोन्यूमेंट नहीं, एक बहुत बड़े मोन्यूमेंट है, स्तूपाज हैं, जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इसी तरह जेम्स प्रिंसेप का नाम हमने बहुत सुना है और पढ़ा भी है। और सेकंड जो चैप्टर है 12th क्लास की एनसीईआरटी में, उसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। तो उसने डिसाइफरमेंट किया, तो उसने, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सा जो डिसाइफरमेंट उसने पहली बार किया ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, वो इंस्क्रिप्शन उसने कहाँ से लिए। तो उसने भी जो राइटिंग्स हैं इंस्क्रिप्शंस की, वो यहाँ से लिए, जो कि बहुत जो छोटे जो इंस्क्रिप्शंस थे वहाँ, वो यहाँ पर उसने मिले सांची में। उसने देखा कि बहुत से जो छोटे जो स्क्रिप्ट्स थे, उनमें लास्ट में लिख रखा था, कुछ 2 लेटर्स में लिख रखा था। तो उसने सोचा कि ये अगर किसी ने डोनेशन किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे डोनेशन के इंस्क्रिप्शंस वहाँ मिले थे। तो उसने सोचा कि अगर डोनेशन है तो कुछ ये डोनेशन से रिलेटेड वर्ड है। वहाँ पर 2 लेटर्स उसे मिले, दा और ना, दानम। तो दानम से उसने, दानम का जब उसे पता लगा 2 लेटर्स की वजह से, फिर उसने जो पूरा है इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट के, वो डिसाइफर किए। तो इस तरह से जो ये सांची की जो साइट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से हिस्ट्री बस इसको एक तरह से पढ़ने के बारे में नहीं है। हिस्ट्री हमें बताता है कि पास्ट जो इवेंट्स हुए हैं, उनमें किस तरह से खोज हुई, हमारा जो पास्ट बीत गया उसमें किस तरह से खोज हुई, और हाँ, आगे हमें किस तरह से जो एक खोज का माइंड सेट है वो लेकर चलना चाहिए। ये हमें खोज करने के बारे में प्रेरित करता है। ये हमारे लिए जो आर्कोलॉजी है उसके नए रास्ते खोलता है। हिस्ट्री जो है, ये बच्चों के लिए खोज, एक्सकवेशन और आर्कोलॉजी है, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाता है। हिस्ट्री इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट जगाता है कि बच्चों को खोज करनी चाहिए, और आर्कोलॉजी के फील्ड का एक जो है नया रास्ता खोलता है। इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी अक्रॉस 1,000 years टू रीड अबाउट philosophers एंड देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिटेड। इसमें कहा गया कि हम 1000 साल के अंदर सफ़र करेंगे और पता लगाएंगे फिलोसफर्स जो हुए हैं इस पीरियड के अंदर, और जो जहाँ वो रहा करते थे उसको समझने की कोशिश करेंगे। वी विल आल्सो सी हाउ देयर आइडियाज़ वर compiled as oral and written text as well as expressed in architecture and sculptures। हम ये भी देखेंगे कि उनके आइडियाज़ जो हैं वो कैसे कंपाइल हुए, ओरल, कैसे लोगों ने उनको याद रखा ओरली, कैसे उनको लिखा गया, कहाँ कहाँ किस किस टेक्स्ट में उनको लिखा गया, और कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर और
जो स्कल्पचर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया। दीज आर इंडिकेटिव ऑफ द एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस दीज थिंकर्स हैड ऑन पीपल। ये जो भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स पर इनका इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला, किस तरह से लोगों के विचारों को बदला। वाइल we will be focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation. There were several other traditions, each engaged in debates and dialogues with the other. इस चैप्टर में ये बता रही है एनसीईआरटी कि ये बुद्धिज़्म के ऊपर फोकस होगा इस चैप्टर का, लेकिन इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि जो सिर्फ बुद्धिज़्म है वो अकेला डेवलप नहीं हुआ, उसके साथ कई और जो ट्रेडिशंस हैं, अनऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन बोलते हैं हम इन्हें, अनऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशन है वो भी उभर के आई, या हमें शर्मन ट्रेडिशन भी कहते हैं। मतलब एक तरह से अलग जो रिलीजियस सेक्ट्स थी वो उभर कर आई। उनमें से एक थी बुद्धिज़्म, जैसे कि उसके साथ जैनिज़्म आया, उसके साथ आजीविका जो सेक्ट थी वहाँ पर वो उभर के आई उसी पीरियड के अंदर। अज्ञानवाद का जो ट्रेडिशन है और जो चरवाका, एक तरह से अजीत का केसा कमलनी का जो एक सेक्ट था वो भी इसी पीरियड के अंदर। इस तरह से कोई 400 से 500 के आसपास जो ट्रेडिशन है इस पीरियड के अंदर आते हैं। और ये पीरियड की जो हम बात कर रहे हैं वो पीरियड होता है जो कि एक तरह से 600 या 500 बीसी से जो स्टार्ट होगा, और 300 जो बीसी है उसके अंदर नए जो एमर्जिंग जो रिलीजियस सेक्ट्स या ट्रेडिशन है वो उभर के आएंगे, जिन्हें हम श्रमणा और अनऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन कहते हैं। द सोर्सेज that historians uses to reconstruct this exciting world of ideas beliefs include बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जो टेक्स्ट थे इस पीरियड के वो इसकी हिस्ट्री को दोबारा हमें समझने के लिए और बनाने में मदद करते हैं, एज वेल एज लार्ज एंड इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग मोन्यूमेंट्स। जो भी उस पीरियड के जो स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, जैसे कि कोई भी उस समय की बिल्डिंग्स, महल, पैलेस या फिर स्तूपास जैसे कि हमने देखा, वो इस समय के बारे में हमें बताएंगे। एंड इंस्क्रिप्शंस जो इस पीरियड के हैं वो हिस्ट्री के बारे में हमें जानने में मदद करते हैं। अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड मोन्यूमेंट्स ऑफ द टाइम इज़ द स्तूपा ऑफ सांची। ये बेस्ट प्रिजर्व्ड है ये मोन्यूमेंट, विच इज़ मेजर फोकस इन दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर के जो है एक मेजर फोकस रहेगा, ये स्कल्पचर फ्रॉम द सांची। इसी तरह से बहुत से जो स्कल्पचर्स हैं वो सांची के स्तूपा के जो रेलिंग्स होती हैं या तोरणाज होते हैं, एक स्ट्रक्चर का पार्ट है तोरणा, उन पर बनाए जाते थे। Sachi in the 19th century, the most wonderful ancient building in the state of Bhopal are at Sachi Kankheda, a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. जो ये सांची जो हम स्तूप की बात कर रहे हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। वो एक स्मॉल विलेज है जो 20 माइल नॉर्थ ईस्ट है भोपाल से। वी इंस्पेक्टेड द स्टोन स्कल्पचर्स एंड स्टेचूज ऑफ द बुद्ध एंड एन एंशियंट गेटवे। यहाँ पर स्टैचूज है बुद्धा के और गेटवेज हैं। द रोइंस अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू यूरोपियन जेंटलमैन। जो ये रोइंस हैं, ये जो माउंड है एक तरह से, ये जो यूरोपियन जेंटलमैन है कोई, उसके इंटरेस्ट की ये चीज़ बता रही है। ये जो शाहजहाना बेगम है, फ्रॉम शाहजहान बेगम, नवाब ऑफ भोपाल, उसने ये लिखा है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम स्टेड सेवरल वीक्स इन दिस नेबरहुड एंड एक्जामिन्ड दीज रूइंस मोस्ट केयरफुली। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बात की, जो अलेक्जेंडर कनिंगम है वो यहाँ पर आया, रुका और एग्जामिन किया इन रूइंस को कई दिनों तक। ही टुक ड्राइंग्स ऑफ द प्लेस, ड्राइंग्स लेगा, डिसाइफर किया इंस्क्रिप्शंस को, जैसे कि हमने देखा उसने डिसाइफर किया जो कास्केट के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन था उसको, एंड बोर्ड शाफ्ट डाउन द डोम्स, डोम्स के अंदर शाफ्ट्स को डाला। दिस इज रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वर डिसाइफर्ड डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन एन इंग्लिश वर्क। जो एक उनका कोई इंग्लिश वर्क है, उन्होंने इसके बारे में उसमें लिखा है, और इसी के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस की। 19th सेंचुरी यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन द स्तूपा ऑफ सांची। 19th सेंचुरी की बात है,
जैसे कि 1851 में तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही वहाँ गया था, तो उस समय में ये बहुत इंटरेस्ट की चीज़ था यूरोपियंस के लिए। इनफैक्ट द फ्रेंच sought शाहजहां बेगम परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व्ड टू बी डिस्प्लेड इन ए म्यूजियम इन फ्रांस। जो फ्रेंच जो लोग हैं वो ये भी चाहते थे कि इसका जो एक गेटवे हो अपने साथ ले जाएं म्यूजियम के लिए। For a while, some Englishmen also wanted to do the same, but fortunately both the French and English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies, and the original remained at the site apart from the Bhopal state. इंग्लिशमैन भी जो इंग्लिश लोग थे वो भी यही करना चाहते थे कि गेटवेज को ले जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये तय किया कि जो प्लास्टर से जो कॉपीज जिनकी बनाई जाएंगी उनको हम ले जाएं। तो इस तरह से जो ये साइट है ये प्रिजर्व रही। रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंसेंट साइट। उन्होंने इसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारा जो रुपया है वो खर्च किया इसके ऊपर। नो वंडर देन दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहान। जो जॉन मार्शल था उन्होंने डेडिकेटेड इसके बारे में बताया है, लिखा है, और वो जो है उन्होंने डेडिकेट किया सुल्तान जहान को कि उन्होंने इस साइट को प्रिजर्व करने में बहुत मेहनत की। शी फंडेड द म्यूजियम दैट वाज बिल्ड देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड एंड ब्रॉट द वॉल्यूम्स। उन्होंने म्यूजियम के लिए फ़ंड दिया, गेस्ट हाउस के लिए जो है फ़ंड दिया, जहाँ पर जॉन मार्शल ने जो है वहाँ पर उनको लिखा, बुक्स जो कुछ वॉल्यूम्स हैं बुक्स की उनको वहाँ पर लिखा। शी आल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स। उन्होंने पब्लिकेशंस को भी फंडेड किया। सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड इट इज़ नो स्मॉल मेजर ड्यू टू वाइज डिसीजन एंड गुड लक इन escaping the eyes of railway constructor, builders and those looking for find to carry away to the Museum of Europe। जो जिस तरह से ये मोनूमेंट बचा, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, क्योंकि अर्लियर जो कंस्ट्रक्शंस हैं या यूरोपियंस हैं वो काफ़ी मोनूमेंट्स जो इंडिया के चुरा कर अपने देश ले जा चुके थे। बहुत सारी जो चीज़ें जिस तरह से वो गेट कह रहे थे उसी तरह से उन्होंने अमरावती के जो स्कल्पचर्स थे स्तूपास के वो भी यूरोपियंस अपने साथ ले गए थे। और जो वहाँ पर जो पाकिस्तान वाले रीजन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो तब वहाँ पर माउंट्स मिले तो वहाँ पर वो रेल बसाई तब उन्होंने, तब वहाँ पर भी उनको काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उन्होंने। तो ये बताया गया कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये स्तूप अपने आप में बच गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज़ वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म। इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग थी जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको एक तरह से बिल्कुल चेंज कर दिया। Today it stands testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site by Archaeological Survey। आज जो है इसका सक्सेसफुली रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन, इसका बचाव रख रखाव जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची। इफ यू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल बाय ट्रेन यू विल सी द मजेस्टिक स्तूपा कॉम्प्लेक्स ऑन टॉप ऑफ ए हिल, crowning it as it were। If you request the guard, he will stop the train at the little station of Sanchi for 2 minutes, enough time for you to get down। ये जो पुराने टाइम की बात है तब बता रखी कि अगर आप रेल से जा रहे हो तो वहाँ पर कैसे रुक कर आप उतर सकते हो स्तूपा को देखने के लिए। एज यू क्लाइंब अप द हिल यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ए लार्ज माउंड एंड अदर मोन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ए टेम्पल बिल्ट इन 5th सेंचुरी। सांची के अंदर ये एक 5th सेंचुरी का जो है टेम्पल भी है, वो गुप्ताज पीरियड का है। तो इसलिए जो सांची की जो साइट है वो एक आर्कियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर एक स्तूपा नहीं 3 जो स्तूपाज हैं वो मिलते हैं, और इनकी जो डेट है अराउंड जो 3rd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी जो AD है उसके बीच का पीरियड में ये बने थे। फिर जो NCERT में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जैसे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोन्यूमेंट, इसका ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किस लिए इतना ये महत्वपूर्ण है। वाई वाज द माउंट बिल्ट, ये क्यों बनवाया गया। व्हाट डिड इट कंटेन, ये इसके अंदर क्या है। वाई इज देयर ए स्टोन रेलिंग अराउंड इट, इसके अराउंड जो स्टोन रेलिंग क्यों है। हु बिल्ट द कॉम्प्लेक्स और पेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, किसने इसको बनवाया। व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, ये कब डिस्कवर हुआ। देयर इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी कैन डिस्कवर एट सांची फॉर विच वी मस्ट कंबाइन
इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस। इन सब उत्तरों को जानने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट से, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर से, उन सबको मिलाना होगा। लेट अस बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और ये सब हम जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, पुराने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, उनको जानने के बाद ही करेंगे। द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। वैदिक जो एज है उसके जो पार्ट्स था बीच में, वो सेकंड चैप्टर में नहीं मिला था, अब उसका कुछ पार्ट इसमें है, हम वो देखेंगे। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इट सो द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज जाराथुस्ट्रा इन ईरान, कोंगजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीक, एंड महावीर एंड गौतम बुद्धा अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया। ये कह रहा है जो फर्स्ट मिलेनियम BC का जो पार्ट है, मतलब मिलेनियम है जो, वो उसमें 1000 जो साल हैं वो इंक्लूड होंगे। फर्स्ट हाफ ये कह रहा है मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, मतलब कि जो 500 BC के बाद का जो पीरियड होगा, 400 आएगा, फिर 300 BC, इस तरह से जो ये पीरियड था 500 BC के अराउंड का, इसके अंदर ये जो सब विचारज्ञ हुए वो इस पीरियड के अंदर उभर के आए। They tried to understand the mysteries of existence and relationship between human beings and the cosmic order. उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स है वो, उनका क्या एग्जिस्टेंस है, वो क्यों एक तरह से उनका जीने का क्या मतलब है, वो क्यों इस धरती पे आए। जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं उन्होंने ये जानने की कोशिश की, वो कॉस्मिक ऑर्डर जो है, यूनिवर्स के साथ जो हमारा क्या रिलेशन है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स एंड सिटीज वर डेवलपिंग एंड सोशल इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग इन वैराइटीज ऑफ वे इन द गंगा वैली। हम सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं कि इसी पीरियड में 600 BC ऑनवर्ड्स किस तरह से जो है अर्बन लाइफ डेवलप हो रही थी गैग्नेटिक प्लेन्स में। दीज थिंकर्स अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स एज वेल। ये जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही थी वो इनको भी समझने की कोशिश करेंगे जो ये थिंकर्स हैं। Sacrificial tradition. There were several pre-existing traditions of thought, religious belief and practices, including the early Vedic tradition known as Rig Veda, compiled between। जो कह रहा है जो पहले से जो ट्रेडिशन स्थापित थे इंडिया में, धार्मिक जो बिलीफ्स थी, प्रैक्टिसेस थी अर्ली वैदिक एज में, के बारे में हमें ऋग्वेदा से जानकारी मिलती है, जो कि कंपाइल हुआ है 5000 BC से 1000 BC के बीच में। ऋग्वेदा कॉन्सिस्ट ऑफ हाइमन्स। इसमें श्लोकाज मिलते हैं इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डाइटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोमा। जो देवताओं को हम उनको प्रेज करते हैं, उनकी जो प्रेयर से प्रार्थना हैं, वो देवताओं के बारे में उसके अंदर प्रार्थनाएं मिलती हैं हमें। मैनी ऑफ दीज हाइमन्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड। जब भी सैक्रिफाइसेस होते किए जाते थे जो वैदिक कम्युनिटी है उनके द्वारा, तो उस टाइम पे ये जो श्लोक है इनको बोला जाता था। अब आप प्रेजेंट डे में भी आप देखते होंगे कि जब भी यज्ञ होता है तो उसमें जो श्लोकाज हैं वो गाए जाते हैं। उसी तरह से उस टाइम में भी यही होता था। वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है तब उस टाइम में प्रार्थना करते थे। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली। शुरुआत में जो सब लोग मिलकर एक टाइम पर जो है ये यज्ञ या सैक्रिफाइस है ये किया करते थे। लेटर जो पीरियड हुआ, जो कि लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें सब वर्क परफॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द डोमेस्टिक यूनिट। जो गृह का मुखिया था एक सिंगल हाउस होल्ड, वो भी इस टाइम में यज्ञ या फिर कह सकते हैं कि हम सेक्रीफाइसेस कराने शुरू कर दिए उसने। मोर एलोबरेट सेक्रीफाइसेस सच एज राजसूय एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय द चीफ एंड किंग्स हु डिपेंडेड ऑन। इन दो वर्डों का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ अभी। वर परफॉर्म्ड बाय द चीफ्स एंड किंग्स हु डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मणा प्रिस्ट टू कंडक्ट द रिचुअल्स। जो बड़े जो सेक्रीफाइस होते थे वो जो है या तो चीफ्स जो होते थे बड़े, या जो बड़े राजा होते थे वो करते थे, और ब्राह्मणों के द्वारा ये करवाए जाते थे। जैसे कि अश्वमेध जो होता है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कहीं पर पढ़ा भी होगा। इसके अंदर जो हॉर्स होता है किंग, एक रिचुअल्स के तहत एक हॉर्स को चूज करता है और उसको खुला छोड़ देता है। जहाँ जहाँ पर हॉर्स जाता है, जहाँ जहाँ पर भी घोड़ा जाता, जिस भी किंगडम में, वहाँ का राजा अगर उसे नहीं रोकता
तो वो जो एरिया है वो जिसने अश्वमेध यज्ञ जो कराया है उसके अंडर मान लिया जाता है। अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता तो इसका मतलब होता था कि उसे जिसने अश्वमेध कराया उसके साथ युद्ध करना होगा, और युद्ध के बाद जो फैसला होगा उसे स्वीकार करना होता था। इस तरह से राजसूय यज्ञ में जो किंग है उसका अभिषेक होता था थ्रोन के ऊपर बैठाकर। उसे ये माना जाता था कि उसकी जो किंग की है वो पावर है जो आसपास के इलाकों में या उसकी जो फैमिली के अंडर है अंदर उसकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो वैदिक पीरियड में जो सेक्रीफाइस होती थी उनके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको दिया जाता था। अश्वमेध जो यज्ञ है, जैसे कि अगर किसी फेमस किंग ने कराया है जो हमें हिस्ट्री में तभी याद आ जाता है इसका नाम लेते ही, वो है समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऐसे कई जो किंग्स हैं उन्होंने अश्वमेध जो है यज्ञ कराया है। ये देखिए एक प्रेयर है टू अग्नि, किस तरह से जो अग्निदेव की पूजा की जाती थी वैदिक पीरियड में। Here are two verses from the Rig Veda invoking Agni, the god of fire, often identified with the sacrificial fire। जो अग्नि देवता हैं, जो फायर के जो गॉड हैं, उनको सेक्रीफाइशियल फायर के रूप में पहचाना गया है। मतलब कि जो यज्ञ होते हैं उनमें अग्निदेव का यूज़ करते हैं यज्ञ में। इनटू विच ऑफरिंग वर मेड्स, जो भी ऑफरिंग्स होती थी, जो भी उसके अंदर जैसे डाला जाता है यज्ञ के टाइम पे अग्नि में, और रीच द अदर डाइटीज़, अगर जिसका नाम लेकर भी वो उसमें जिस तरह से यूज़ करते थे मंत्रों का, तो वो एक तरह से उनका जो है मिडिल गॉड की तरह से एक तरह से काम करते थे जो फायर गॉड है। ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सेक्रीफाइसेज ऑफ अवर्स टू द गॉड्स, ओ वाइज वन एज ए लिबरल गिवर। जो यज्ञ कराने वाला वो कह रहा है कि जो भी हमारे जो ये सेक्रीफाइस जो हम इसमें यज्ञ में डाल रहे हैं इनको भगवान तक पहुँचाइएगा। बिस्टो ऑन अस ओ प्रिस्ट अबंडेंट फूड, हमें जो है फूड दीजिएगा। अग्नि ऑब्टेन बाय सेक्रीफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर अस, हमें वेल्थ दीजिएगा। प्रोक्योर अग्नि फॉर एवर टू हिम हु प्रेज टू यू नरिशमेंट, जो भी आपसे प्रार्थना करता है उसको नरिशमेंट या एक तरह से गिफ्ट है वो दीजिएगा। द वंडरफुल काउ, उसे काउ दीजिएगा, एक या कोई एक सन दीजिएगा। ऑफ स्प्रिंग दैट कंटिन्यूज और लाइन वर्सेस सच एज दीज वर कंपोज्ड इन स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज वैदिक संस्कृत, जो कि ओल्ड संस्कृत है उसमें ये लिखे गए हैं। दे वर टोट ओरली टू मैन बिलोंगिंग टू प्रिस्टली फैमिलीज, स्टार्टिंग में है जो ये ओरली जो बोल कर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाए जाते थे, और बहुत जो बाद के पीरियड में है इनको है जो राइट किया गया है वेदास को। न्यू क्वेश्चंस, मैनी आइडियाज फाउंड इन द उपनिषद्स 6th century BC onwards so that people were curious about the meaning of life, the possibility of death, possibility of life after death and rebirth। उपनिषद जो है वो वेदास जो है उनका एक तरह से पार्ट माने जाते हैं, और जो ये दिखाते हैं कि पीपल जो है वो क्वेश्चन पूछने लग गए थे, इनको इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे कि जैसे कि मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मतलब है, लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या है, मरणोपरांत, रीबर्थ जो जो पुनर्जन्म है, दोबारा जो जन्म होता है उसका क्या मतलब है, वो हो सकता है या नहीं। वाज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, क्या पुनर्जन्म जो होते हैं हमारे पुराने जो कर्म होते हैं उनकी वजह से होता है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो उपनिषद्स में दिए गए हैं, जैसे कि लाइफ का क्या मतलब है, डेथ, मृत्यु, रीबर्थ, पुनर्जन्म, इन चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जो है उपनिषद्स में वो उन क्वेश्चन से डील करता है उपनिषद। थिंकर्स वर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी एंड अदर्स आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क्ड वेदर और नॉट देयर हैज, लोग जो है वो अल्टीमेट रियलिटी मतलब कि जो परम सत्य है उसको जानने की कोशिश करते थे। वो ये भी जानना चाहते थे कि कोई सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है या कई जो अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य कई है या एक ही है। पीपल आल्सो बिगिनिंग स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन, लोग जो है ये भी सोचने लग गए कि जो यज्ञ होते हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका क्या महत्वपूर्ण है, क्या वो रियल में कुछ है, उनका रियल में कुछ रिजल्ट है या नहीं। We get a glimpse of lively discussions and debates from Buddhist text which mention as many as 64 sackets or school of thoughts। जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पीरियड में 34 सेकेंड्स और या स्कूल ऑफ थॉट्स थे,
Teachers traveled from places to places, tried to convince one another as well as laypersons about the validity of their philosophy or the way of they understand the world. वो जगह जगह घूमते थे और लोगों को बताने की कोशिश करते थे उनके थॉट्स जो है दूसरे जो सेक्रेट्स को उनको समझाने की कोशिश करते, जो आम आदमी है उनको समझाने की कोशिश करते हैं उनके वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं, उनकी जो फिलोसफी है वो इस तरह से वो अपनी जो फिलोसफी है एक दूसरे को बताना चाहते थे. डिबेट्स टुक प्लेस इन दी कुटाग्रशाला, लिटरली ए हट विद ए पॉइंटेड रूफ और इन ग्रूव्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स halted. जो भी अंडरलाइन कर देता हूँ मैं इसको, जो भी डिबेट्स होती थी, वार्तालाप होती थी एक दूसरे के साथ इनकी फिलोसफर्स की या स्कूल ऑफ थॉट्स की, वो एक हट होती है जैसे कुटिया होती थी पॉइंटेड रूफ के साथ, उनमें हुआ करती थी. या फिर ग्रोव्स होते हैं जैसे कोई छोटा मोटा जंगल जहाँ पर जो ट्रैवलिंग जो ये फिलोसफर्स होते हैं वहाँ पर ये रुकते थे और वहाँ पर डिबेट करते. इफ़ ए फिलोसफर सक्सीडेड in convincing one of his rivals, the followers of the latter also become his disciples. So support for any particular sect would grow and shrink over time. जो भी फिलोसफर होता था, किसी भी सेक्ट का फाउंडर, अगर वो अपना जो व्यू होता था, व्यू पॉइंट रखने में सक्सेसफुल होता था, तो जो दूसरे सेक्ट के डिसाइपल होते थे वो उसके फॉलोवर बन जाते थे और उसके फॉलोवर फिर बढ़ जाते थे और दूसरा जो धर्म होता था, सेक्ट होता था, उसके डिक्रीज हो जाते थे. Many of these teachers, including Mahavir and the Buddha, questioned the authority of the Vedas. देखिए जो ये दोनों रिलीजन है, इन्होंने जो वेदास की अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया. मतलब ये जो वेदास थे, वैदिक रिलीजन कहते हैं या हिंदू रिलीजन, उसके जो वेदास थे ये उनको फॉलो नहीं करते थे. They do not believe in वेदास. इसीलिए ये अनऑर्थोडॉक्स जो सेक्ट्स थी. They also emphasized individual agency, suggesting that man and woman would strive to attain liberation from the tribal and tribulation of worldly existence. इनके अकॉर्डिंग कोई भी आदमी और महिला है जो वो इस दुनिया से लिबरेट हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं. इंडिविजुअल्स मतलब कि किसी दूसरे की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, खुद अपने आप से वो लिबरेट हो सकते हैं इस दुनिया से. उनका इन दोनों जो धर्म है इनका ये मानना था. दिस वाज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन. जो ब्राह्मणिकल जो धर्म था, जो एग्जिस्टेंस में था, ये उससे अलग था कुछ. वेयर इन एज वी हैव सीन एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर. मतलब कि जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उसमें अगर हम बात करें तो जो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस है वो बेस्ड होती थी कास्ट और जेंडर पर. मतलब कि इसमें कास्ट पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था. जो जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो दोनों थे इनको जो है ज़्यादा राइट्स मिले हुए थे धर्म में आगे बढ़ने के लिए. और जो लोअर कास्ट है जैसे कि इसमें बताया गया शूद्राज, उनको इतने राइट्स इसमें नहीं थे. और जो लिबरेशन के बारे में जो बात थी, तो जो नीची जाति के लोग थे जैसे कि इसके अकॉर्डिंग शूद्राज, वो लिबरेट नहीं हो सकते थे. लेकिन इन्होंने जो है these both thinkers refused the authority of Vedas and the caste system. They also do not accepted caste system. ये पॉइंट मैं आपको नीचे लिख के दिखा देता हूँ एक बार. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म refused the authority of Vedas
they do not believed in the caste system. तो ये दो चीज़ें हैं जो इन दोनों थिंकर्स में कॉमन है। ये दोनों चीज़ें हैं जो ये वैदिक जो रिलीजन है उससे अपोजिट है बिल्कुल।